डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज माइंड मैप सीरीज में हम एसी सर्किट्स हम पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट से। जैसे लास्ट चैप्टर हमने जो माइंड मैप का देखा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, इसी के कंटिन्यूएशन में एसी सर्किट्स है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एसी सर्किट का आपका जो लास्ट टॉपिक था जनरेशन। ओके, लास्ट बट वन टॉपिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने जनरेशन जो जनरेटर पढ़ा था, तो उसमें इलेक्ट्रिक या ईएमएफ ई इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ये ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया एसी वोल्टेज का। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे जो है एसी क्या अल्टरनेटिंग, मतलब जो जिसके जो साइकिल्स है वो अल्टरनेटली चेंज होके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका जो है ना आपको एक्सप्रेशन। सो दिस इज वी आर हैविंग एसी। ओके, ये अल्टरनेटिंग करंट जो होगा ओके उसके जो है ना ये हमने इक्वेशन लिख दी। सो एसी वोल्टेज ये जो है एसी वोल्टेज है। करंट के लिए क्या होगा तो E इज इक्वल टू ई मैक्स ओके साइन ओमेगा टी, या इसके साथ में कुछ डेविएशन हो सकता है ओके वोल्टेज और करंट में, तो आप चाहे तो यहाँ पे प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो दिस E जो लिखा हमने स्मॉल या स्मॉल आई लिखा है, ये जो है इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं ओके, सबसे पहले बेसिक के हिसाब से तो भाई ये ई मैक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने एसएचएम में पढ़ा था ओके कि भाई x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी ए क्या था तो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो इसी तरह से यहाँ पे ये जो सॉरी ये आई मैक्स हो गई, तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरह का जो है यहाँ पे फॉर्मेट है। दो चीजें और है यहाँ पर। अब देखिए आपको जो है ना एवरेज वैल्यू ओके एवरेज वैल्यू, तो ई एवरेज इज इक्वल टू ओके टू ई एम बाय पाई। ओके 2 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम वैल्यू को तो ई एवरेज आ जाएगी, या इसको ई की बजाय आप वी भी लिख सकते हैं। ओके वोल्टेज के लिए हम ये वी एवरेज आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 वीएम बाय पाई। ओके 2 वीएम बाय पाई ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो चाहे वोल्टेज के लिए लिखो या करंट के लिए लिखो, करंट के लिए लिखिए आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई एम बाय पाई। क्या लिखोगे आप 2 आई एम बाय पाई लिखोगे। ठीक है, चले इसी तरह से ओके अब यहाँ पे जो है ना सॉरी इसको जो है ना ये ऐसे जनरली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ई ही लिखा था हमने पहले के, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये ऐसे। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में जनरली ये मैक्सिमम वैल्यू को लिखा जाता है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ भी, नोटेशन का फर्क है बस कुछ नहीं। अब ये जो है ना हमने एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशन देख लिया, चाहे करंट हो या वोल्टेज हो। और एक बात याद रखें जो एवरेज वैल्यू ओके यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन इसका बताता हूं मैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इस तरह का रहेगा, ये इस तरह का रहेगा। सो दिस इज ई एंड दिस इज वी आर हैविंग ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो है आपको पहले पॉजिटिव साइकिल फिर निगेटिव साइकिल फिर पॉजिटिव साइकिल फिर निगेटिव साइकिल, इस तरह का जो है ना ये रहेगा। तो ये साइन वेव फंक्शन ही साइन है, देख लीजिए तो साइन फंक्शन ये इस तरह का रहेगा। अब अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो ये दोनों को मिलाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जनरली एवरेज वैल्यू जो ली जाती है वो एक ही ये जो आधा यहाँ से यहाँ तक का जो साइकिल है इसके लिए ली जाती है, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और वैल्यू होती है आरएमएस ओके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो ये क्या होती है, सो इट इज आई मैक्स डिवाइड बाय रूट 2। तो आप करंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, वोल्टेज के हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वीएम बाय रूट 2। ओके, तो आप चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं रूट 2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू। तो ये तीन रिलेशन आपको पता रहना, एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में, और आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में। तो आपको जो है ये जो है इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसको बोला जाता है एसी फंडामेंटल। इस इक्वेशन को याद रखिए, इन रिलेशन को याद रखिए। क्वेश्चन किस तरह का पूछता है ओके चले देखो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रब कर देता हूं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, चले हम ये वाला हिस्सा थोड़ा सा रब कर देते हैं। ओके, आप पॉज करके कॉपी कर लो पहले। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूं। ठीक है, ये हिस्सा। तो क्वेश्चन क्या बनता है,
तो आपको ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, जैसे ऐसे दे दिया उसने, E इज इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी, इस तरह से इक्वेशन दे दिया। तो आपको बोलता है कि भाई E मैक्स बताओ, ओके इसमें से, ठीक है। इसी के थ्रू बोलेगा आरएमएस वैल्यू बताओ, तो ई आर एम एस, ओके, ई मैक्स बाय √2, आ रहा है समझ में। इसके बाद बोलता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो देखो फॉर्मेट में ये ओमेगा टी है, तो ये आपका ओमेगा हो गया। चलो मैं दूसरे कलर से बताता हूं। सो दिस इज वी आर हैविंग ओमेगा, ओमेगा इज 100 पाई। तो आपको यहाँ पूछता है, सॉरी 100 पाई, तो यहाँ पूछेगा आपको कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, तो ये 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसल, एफ इज इक्वल टू 100/2, सो दैट विल बी 50 हर्ट्ज। तो आप इस तरह से जो है वर्कआउट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन ये पूछता है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट। आपको एक टाइम का वैल्यू दे देगा, क्या बोलेगा यहाँ पे, एक और पॉइंट देखो, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीसरा, ये चौथा पॉइंट, फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब ये स्मॉल ई या स्मॉल आई, करंट भी पूछ सकता, एट t इज इक्वल टू 100 मिली सेकेंड, ओके ऐसे पूछ सकता। या इसी को हम क्या लिख सकते, सपोज 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे t का वैल्यू 0.1 रख के आप वर्कआउट करो, आपको आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसके ऊपर, ये जो एकदम बेसिक पार्ट है इसके ऊपर पॉसिबल है। चलिए आप कॉपी कर लो इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड जो पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए, या एक जो इनिशियल, ओके, अगर 3-4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर ले तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या है, तो वहां पे आपको एसी सर्किट्स रहेंगे, ठीक है, एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट कौन कौन से आपको सिलेबस में, तो सबसे सिंपल आपको रहेगा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसके बाद प्योरली कैपेसिटिव, ओके, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट, उसके बाद जो है आरएलसी, तीनों को मिलाकर भी रहेगा, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके, एसी सर्किट्स। अब यहाँ पे हेडिंग लग रही है टाइप्स ऑफ द एसी सर्किट। तो पहला रहेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव। तो इसमें क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे ये एसी सोर्स लगाया जाता है, ओके। तो ये जो है V या E आप लिखो, इसमें से करंट आई फ्लो रहा है, ये R। तो देखो ये जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है इसमें, ओके, 2-3 चीजें आपको याद रखना है कि हर एक के हिसाब से भाई यहाँ पे ये वेवफॉर्म अगर देखेंगे, सो दिस इज वी आर हैविंग वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज, ठीक है, ये इस तरह की रहेगी, थोड़ा सा आप ठीक से ड्रॉ कर लें, ये इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे रहेगी। सो दिस इज वी आर हैविंग ई मैक्स। तो हम ये ई के लिए भी ड्रॉ कर देंगे और करंट के लिए भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो है ना, यहाँ वेवफॉर्म देखते चले, तो आपको यहाँ पे E इज इक्वल टू ये E मैक्स, ओके, EM साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, बोथ आर इन फेज। सिंपली क्या होगा, इन फेज। तो यहां पे सिर्फ क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड थोड़ा कम आएगा करंट का, क्योंकि करंट जो है डिवाइड बाय आर, करंट क्या होगी, डिवाइड बाय आर आ जाएगी, ओके। सो I इज इक्वल टू ई बाय आर, ओके, I इज इक्वल टू ई बाय आर। तो ये जो वैल्यू है उसकी, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ये कम रहेगी, तो आपको इस तरह का रहेगा। बट बोथ आर इन फेज, दोनों भी, ओके, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ओके, इन फेज रहेंगे, ओके। सो यहाँ पे दोनों के फेज में जो डिफरेंस है बिल्कुल जीरो रहेगा, एग्जैक्ट सेम। जब ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा, ओके, वोल्टेज 90 पे है तो ये भी 90 पे रहेगा। अगर वोल्टेज 180 पे पहुंचेगा तो करंट भी 180 पे रहेगा। तो ये होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर ले आप इसको। इसके बाद प्योर इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट, जो भी लेना है ले सकते हैं। चलो प्योर इंडक्टिव सर्किट, नाम दे देंगे यहाँ पे प्योर इंडक्टिव। मतलब यहाँ पे सिर्फ जो है ना, इस सर्किट में इंडक्टर लगा, जैसे पहले सिर्फ कैपेसिटर लगा था। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, फेजर डायग्राम, यहाँ फेजर डायग्राम। तो देखो ये फेजर मतलब वेक्टर की तरह जैसे बताएंगे डायरेक्शन। तो अगर जो डायरेक्शन
वोल्टेज के लिए ईएमएफ के रिंग, वही करंट के लिए, इसीलिए बोल रहे हैं हम बोथ आर इन फेज, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी रहेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। जब ये 90 पे तो वो भी 90 पे, अभी जैसे मैंने बताया। तो दोनों भी चीजें आपको इससे भी समझ में आना चाहिए और फेजर से भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा बताता हूं, ओके। अब देखिए ये बहुत आसान था, ओके, सिंपल, ये जो है ना एकदम आसान सा था। अब अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट में जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना ये जो है इंडक्टिव सर्किट। अब देखो ये जो सर्किट है, ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा केस बदल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो करंट होता है ना वो पीछे रहता है, कितना, तो 90 डिग्री। प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि भाई यहाँ पे E इज इक्वल टू ये EM साइन ओमेगा टी, सो करंट विल बी इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओके। कितना पीछे रहता है वो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट अब ये सेम फेज में नहीं रहते, ओके, सेम फेज में नहीं रहते। अब यहाँ पे फर्क आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये फर्क रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक फर्क रहेगा। अब देखिए एक और चीज यहाँ पे रहती है, यहाँ पे जो अपोजिशन होती है उसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय XL। तो ये XL क्या होता है, सो इट इज इक्वल टू ओमेगा L, या इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई FL, ओके। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इस AC की, उसके हिसाब से ये रिएक्टेंस देगी, ओके, इसकी रिएक्टेंस आएगी। तो ये जो है अपोज करती है। तो यहाँ पे ये जो I होती है दैट इज E बाई XL। जैसे हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या लिखा, E बाय R, तो यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू E बाय XL, इससे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये जो फेजर डायग्राम की अगर बात करेंगे तो फेजर डायग्राम वो भी आप बना सकते हैं 90 डिग्री पीछे बनाना। ये क्या हो जाता, इट इज बिकमिंग लाइक कॉस, ओके, निगेटिव कॉस रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है ना जीरो पे अगर ये साइन शुरू हो रहा तो कोसाइन माइनस 90, ठीक है ना, इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे फेजर से बताता हूँ आपको। तो क्या बता रहे हैं, ये है E, तो ये जो करंट है ना इससे 90 डिग्री पीछे। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ओके, प्योर इंडक्टिव सर्किट। चलिए आप कॉपी कर लो, ओके, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। चलिए अब आए नेक्स्ट प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ओके, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यहां पे मैं लिखता हूं प्योर ये कैपेसिटिव सर्किट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, अब इंडक्टर की जगह यहाँ पे क्या है, ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है, ये कैपेसिटर हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। दिस इज वी आर हैविंग प्योर कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर है यहाँ पे, फिर इसमें ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या फर्क होता है कि ये जो करंट होता है वो 90 डिग्री आगे चलता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और ये जो रिएक्टेंस होती है ना इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखते चले यहाँ पे, देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको क्या लिखा है, इसको डिनोट करते एक्सी से। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सी का फॉर्मूला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना जरूरी है। तो एक्सी क्या बनेगा, ओके, एक्सी विल बी इक्वल टू, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो ये जो रिएक्टेंस भी बदलेगी। अब इसमें क्या है, फिर से ये I इज इक्वल टू E अपॉन एक्सी, और यहाँ पे ये फर्क आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो करंट है ना ये करंट 90 डिग्री आगे है, करंट कितना आगे है, 90 डिग्री। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। चलो आप कॉपी कर लो, ओके। चलो अब देखिए ये तीनों को मिलाकर नेक्स्ट सर्किट जो बताया गया सिलेबस में वो तीनों को मिलाकर बताया गया है, ओके। चलो ठीक है, चलो तीनों को मिलाकर जो है सर्किट कॉपी कर लिया। अब जो है ना ये तीनों को मिलाकर RLC या LCR सर्किट, क्या बोलते हैं उसको, LCR सर्किट। सो नेक्स्ट
सर्किट एसी का जो है वो है एलसीआर सर्किट। चलिए यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं हम, एलसीआर सर्किट। तो इसमें आपको वी आर हैविंग दिस इंडक्टर, दिस कैपेसिटर एंड दिस रेजिस्टर, और इसको जो है यहाँ ये एसी सोर्स लगा हुआ है। अब ये एल, ये सी और ये आर। अब देखो इन्हें जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल देगा, ये जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी देगी, और ये जो है आपको रेजिस्टेंस, तो ये तो कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। अभी हमने पढ़ा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एन और एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो ओमेगा 2 पाई एफ है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इस वाले केस में अब तीन तरह के सर्किट बन जाते हैं। पहला, अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, ओके, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो क्या होगा कि भाई एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ओके एक्सएल का ज्यादा रहेगा, एक्सी का कम रहेगा। तो यहाँ फेजर डायग्राम पर हम वोल्टेज के हिसाब से बताएंगे, ये टोटल वोल्टेज V है, ओके। अब देखो इसमें से जो करंट फ्लो होगा, दिस इज द करंट, तो करंट की डायरेक्शन जो रहेगी, लेट दिस इज द करंट, तो इसी डायरेक्शन में, ओके, इसी डायरेक्शन में, ओके, आपको वोल्टेज भी आएंगे। चलो ठीक है, चलो ये जो है इसी डायरेक्शन में ये वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टर, सॉरी करंट जो है रेजिस्टिव सर्किट, यहाँ जो वोल्टेज आएगा ये इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज वी आर आएगा, ओके। और ये जो है यहाँ पे ये जो है वीसी और ये जो है वीएल, ओके। तो ये जो वी आर है, ओके, और ये इसमें से जो करंट पास हो रहा है, अभी हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या देखा, दोनों फेज में होते हैं, तो ये जो है ना आई और वी आर दोनों फेज में रहेंगे। अब देखो ये जो इंडक्टर में वोल्टेज है, ओके, तो इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे रहता है 90 डिग्री से, तो ये हमने मान लिया वीएल और ये हमने मान लिया वीसी, ओके। तो कैपेसिटी सर्किट में क्या होता है, करंट आगे रहता है, देख लो 90 डिग्री से आगे। इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे रहता है। हमने वीएल को क्यों बड़ा बताया, क्योंकि वीएल जो होता है, यहाँ पे देखो वीएल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल एंड वीसी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी। तो यहाँ पे अगर एक्सएल बड़ा है, दोनों जगह करंट सेम है, एक्सएल बड़ा है तो वीएल ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए हमने ये वीएल को ज्यादा बता दिया। तो अब देखो ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको क्या मिलेगा, लाइक दिस इज वी आर गेटिंग वीएल माइनस वीसी, और ये आई और ये वी आर, सो इस तरह का मिलेगा। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोर्शन कौन सा रहता, तो ये वीएल रहता। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट क्या होगा, तो आपको इंडक्टिव वाला आएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे केस में आपको क्या होगा, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल या एक्सएल इज लेस देन एक्सी, तो ये वाले केस में क्या होगा, ये एक्सएल कम रहेगा, यहाँ पे सेम ये इसी तरह से आप बता सकते हैं, और ये वीसी ज्यादा रहेगा, ओके, इस तरह का रहेगा। क्यों, तो अब एक्सएल कम है, ओके, एक्सएल कम है तो वीएल भी कम हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो आपको ये नीचे की तरफ बच जाएगा, दिस इज वी आर हैविंग वीएल माइनस वीसी, और ये आई और ये वी आर, तो इस तरह का रहेगा। तो ये वाला क्या हो जा रहा कि इन दोनों को मिला के इंडक्टिव जैसा हो जा रहा, ये वाले केस में ये दोनों को मिला के कैपेसिटिव जैसे हो जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, नेट वोल्टेज जो है ना करंट से पीछे रह रहा, मतलब करंट आगे रह रहा, करंट आगे रहना मतलब कैपेसिटिव सर्किट की तरह हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट पीछे रह रहा है, इसका मतलब ये इंडक्टिव सर्किट की तरह। तो ये कंडीशन को देखकर समझ ले, ठीक है, तो ये कंडीशन को देखकर समझ ले। चले आप पॉज करके कॉपी करो, एक कंडीशन और बाकी है, ठीक है, कर लिया कॉपी। चलो अब देखो मैं यहीं पे रब कर देता हूं, ठीक है, यहीं पे। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई ये दोनों जो है ना सेम हो जाए। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो देखो अगर ये एक्सएल एक्सी सेम हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये वीएल और ये वीसी दोनों एग्जैक्टली सेम, वीएल और वीसी, दिस इज आई एंड दिस इज वी आर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब ये नहीं रहेगा, सिंपली आपको जो है ना ये इस तरह का रह जाएगा। तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की जैसे हो जा रहा है,
मतलब ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, सिर्फ ये रेजिस्टेंस ही बच जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है तीसरी कंडीशन है। तो इस तरह का आपको एलसीआर के लिए इनमें से कोई भी कंडीशन दे सकता है। तो अब देखो ये जो आपके पास तीनों मिलके आए हैं, ओके, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, ये रब कर दूं मैं, ठीक है ना, ये हमने देख लिया। अब देखो ये जो तीनों मिलकर है, ओके, तो ये भी अपोजिशन दे रहा है, इंडक्टर जिसको एक्सएल बोल रहे हैं, कैपेसिटर भी अपोजिशन दे रहा है फ्लो ऑफ करंट को, उसको एक्सी बोल रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस भी अपोज करता है। इन सबको मिलाकर एक नया टर्म आता है जिसको बोला जाता है इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस। सो ये जो इम्पीडेंस है, ओके, डिनोटेड बाय Z, सो इट इज ओवरऑल, ओके, ओवरऑल अपोजिशन ऑफ AC circuit to the flow of current, flow of current। तो अब देखो एक कॉमन टर्म यूज होता है इनके लिए, रिएक्टेंस। ओके, अब यहां पे ये भी लिख देता हूं मैं, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, तो इट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट offered by इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इसी तरह हमने जो है ना इंडक्टर के हिसाब से इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला, कैपेसिटर के हिसाब से कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला। तो अब ये Z जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये x जो होता है ना, ओवरऑल एक्सएल माइनस एक्सी होता है। हमेशा इंडक्टिव रिएक्टेंस पॉजिटिव होती है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस नेगेटिव होती है। तो टोटल मिला के क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी। तो ये जो है ना, आप चाहे तो ये Z इज इक्वल टू अंडर रूट ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये जो है आपको पता रहना चाहिए। ओके, ये जो तीसरा सर्किट था, तो यहाँ पे हमने जो है ना ये जो AC सर्किट से ये हमने देख लिया। तो यहाँ ये जो भी चीज है, ओके, तो इसको यूज करते हुए ट्राइंगल आता है, इम्पीडेंस ट्राइंगल, इनको यूज करते हुए, ठीक है, इम्पीडेंस ट्राइंगल। चलो तो वो बताते हैं हम, ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम। तो ये जो है ना, जो इम्पीडेंस ट्राइंगल है, इसी तरह वोल्टेज भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है जनरली, लेकिन इम्पीडेंस वाला नाम ज्यादा यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो है ना, अभी हमने ये ऐसा देखा, ये ऐसा, ठीक है, तो ये जो है ना एक्स रहेगा, ओके, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। ओके, अगर इंडक्टिव रहेगा तो ऊपर, कैपेसिटिव रहेगा तो नीचे, और ये जो है ना रेजिस्टेंस आर रियल एक्स एक्सिस पे, और ये जो है ना, ये जो टोटल आता है, दिस इज वी आर हैविंग Z। ओके, दिस इज वी आर हैविंग Z। ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं हम इसको, थीटा नहीं, फाई लिखा जाता है। तो ये जो इसको देख के अगर हम cos फाई लिखेंगे, ओके, cos फाई विल बी इक्वल टू, ओके, R by Z, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये जो cos फाई है, इसी को हम जो है एक और नाम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। क्लियर है सबको? तो चलो हमने देखो ये कई सारी चीजें देखी है, इसी के बेस पे हम वोल्टेज और जो पावर के हिसाब से भी बता सकते हैं। अब ये जो पावर फैक्टर है, इसका जो एक और फॉर्मूला पहले आप कॉपी कर लो, चलो कर लिए कॉपी। चलो अब देखिए यहां पर जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर का एक्चुअल जो फॉर्मूला यूज होता है या जो डिफाइन की जाती है, इट इज अ रेशियो। ओके, एक रेशियो है, इट इज रेशियो ऑफ ओके ट्रू पावर टू अपैरेंट पावर। ठीक है, तो यहां पे ये जो पावर फैक्टर PF, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PF, दैट इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू ट्रू पावर, ओके, ट्रू पावर डिवाइड बाय अपैरेंट पावर। तो ये जो ट्रू पावर है, इसको लिखा जाता है VI cos फाई, और इसको लिखते हैं VI। ओके, अभी हम बताते हैं इसको भी, पावर डिस्कस करते हैं अभी। तो ये VI कैंसिल होके ये पावर फैक्टर आपके पास आ जाता है cos फाई। ठीक है, चलो अब देखिए मैं पावर डिस्कस करता हूं
एवरेज पावर जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो प्योर जो रेजिस्टिव सर्किट होती है उसी में पावर जो है ना डिसिपेट होती है, और अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें पावर लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो एवरेज पावर क्या हो जाती है, वहां जीरो हो जाती है। चलो, तो हम रेजिस्टिव सर्किट के हिसाब से देखेंगे। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया। चले आप पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, नो पावर इन एसी सर्किट्स। ओके, पावर इन एसी सर्किट। ओके, पावर इन एसी सर्किट। देखिए सारे जो भी फॉर्मूले हैं वो सब कवर हो रहे हैं पावर इन एसी सर्किट। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ओके, रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट तो जो एवरेज पावर होती है पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होती है। इसी तरह अगर हमने इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट लिया, कैपेसिटिव, तो इसमें जो पी एवरेज होती है दैट विल बी जीरो। क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह अगर हमने ओके एलसीआर सर्किट ले लिया। ओके, हमने क्या किया, एलसीआर सर्किट ले लिया, अभी जैसे लिया था, ये इंडिविजुअल ले लिया। अब ये जो फॉर्मूला आया था उसी से आया हुआ था मैंने, लेकिन पावर फैक्टर के साथ आपको यहाँ डिस्कस कर दिया था। तो यही फॉर्मूला वापस हम डिस्कस कर सकते हैं अगर एलसीआर सर्किट रहेगा। तो यहाँ पे ये किसकी बात की हमने, ये प्योर रेजिस्टिव, ये प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो अगर हमको ये तीसरा ओके एलसीआर सर्किट की बात करें, ओके, तो इस केस में जो पी एवरेज होगा दैट विल बी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जो हमने अभी ट्रू पावर के लिए फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, मतलब जो है चलिए ये तो ठीक है, फॉर्मूले तक क्लियर हो गया। अब जो ऑसिलेशंस है नेक्स्ट वन, आप चलो पॉज करके कॉपी करो। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे जो एलसी ऑसिलेशंस होते हैं, कंसेप्टिव पॉइंट है सिर्फ, यहाँ पे चलो हेडिंग लगाते हैं हम एलसी ऑसिलेशंस। अगर हमने ये जैसे यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, अगर आपने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, अब ये चार्ज हो गया, जैसे ही हम इसको जो है ना, ये यहाँ पे ओपन सर्किट था सपोज, यहाँ पे हमने इस इंडक्टर को लगा दिया, तो अब क्या होगा, ये चार्जेस इसमें से फ्लो होंगे, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो वो इसको जो है ना जो है इसको चार्ज करेंगे सपोज। सो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट चेंज होते जा रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा, और यहाँ से चार्ज कम होते हुए इधर जा रहा है। तो ये जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो थी मैक्सिमम थी स्टार्ट में, अब वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इधर मैग्नेटिक जो एनर्जी हो रही है ओके वो बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम आएगा इन बिटवीन के दोनों के अंदर कुछ हिस्सा रहेगा, इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी रहेगा, ऐसे ट्रांसफर करते 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 ये पूरी तरह अनचार्ज हो जाएगा और इसके पास फुल्ली ओके मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब फिर ये जो है ना, अब इन्हें ग्रोथ राइज हो रहा था, अब ये फॉल होगा, अब ये करंट वापस फ्लो होगा, इसको इस तरह से पहले ऐसे चार्ज हुआ, अब इस तरह से चार्ज करना शुरू करेगा, मतलब अब मैग्नेटिक एनर्जी कम होगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जो है ना पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, तो इसके पास मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो जाएगी। फिर से क्या होगा, इन्हें पूरी तरह चार्ज होगा तो फिर इन्हें वापस इसको चार्ज देना शुरू करेगा, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑसिलेट करती रहेगी। तो ये जो है कंसेप्ट है, तो अच्छे से याद रख लें आप कि भाई ये जो सिचुएशन, अब ये एक बड़ा सा टॉपिक है, इसको मतलब अगर हम डिटेल में अगर देखेंगे तो पूरा मतलब एक आध घंटा करीब करीब जो है ना सारे कंडीशन बताने में चला जाता है। तो कंसेप्टुअली मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद जो है देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एलसीआर सर्किट से रिलेटेड, दैट इज वी आर हैविंग रेजोनेंस कांसेप्ट। ठीक है, चलो तो रेजोनेंस कांसेप्ट क्या है हम देखते हैं। सो रेजोनेंस
चलिए हेडिंग लगा दो रेजोनेंस। ओके, अब देखिए ये जो है ना एलसीआर सर्किट यहां पे मैंने बना दिया। ओके, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसके लिए बोल देता हूं, वो आप याद रख लो। ओके, देखो रेजोनेंस जो फेनोमेना इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, तो एक ऐसा फेनोमेना जिसपे इस एसी सर्किट की जो नेट रिएक्टेंस होती है, ओके, नेट रिएक्टेंस जो है वो जीरो हो जाती है। अच्छे से समझ ले, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला आपको कि नेट रिएक्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेट रिएक्टेंस जीरो मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि भैया x इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्या है, दैट इज नेट रिएक्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ओके, सो दैट इज वी आर हैविंग, यस, सो XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो, तो XL इज इक्वल टू XC, मतलब रेजोनेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का। ओके, अब ये दो टाइप की, सीरीज सर्किट के लिए भी है, पैरेलल सर्किट के लिए भी है। तो ये जो हमारा बोर्ड वाला सिलेबस है उसमें दोनों को भी उसने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये दूसरी डेफिनेशन, ओके, दूसरी डेफिनेशन, ओके, पहली डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन ये कि नेट रिएक्टेंस जीरो। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, साइन अपोजिट होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेट रिएक्टेंस ही जीरो हो गई तो सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा। सर्किट कैसा हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव, मतलब यहाँ पे नेट जो इंपीडेंस होगी वो आर के बराबर हो जाएगी और ये जो है ना इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम इंपीडेंस। ओके, मिनिमम इंपीडेंस, तो इंपीडेंस मिनिमम होगा तो यहाँ पे करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, इंपीडेंस क्या है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, अगर ये कम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट लगा दे देंगे, करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप जो है ना इसका ऐसे ग्राफ जो ऐसे आता है ये इस तरह से बता सकते हैं। तो ये जो है ना रेजोनेंट, तो F इज इक्वल टू एफ आर, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे हमने बोला ये जो है ना V, ये फ्रीक्वेंसी को हम वैरी करते चले जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वैरी करेंगे तो XL और XC चेंज होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और कैंसिल कर देंगे, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर ये जो करंट है ना वो मैक्सिमम आता है। करंट का ग्राफ आप ले सकते हैं, दिस इज वी आर हैविंग करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ में आपको जो है ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू, ओके, 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये फॉर्मूला याद रखो, इसके ऊपर डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना जो कंसेप्ट है वो, जैसे हम कोई जैसे रेडियो पे कोई चैनल हम चलाना चाह रहे तो हम जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वही चैनल चलता है, तो वो कंसेप्ट यही है, आप वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हैं जिसके ऊपर पावर मैक्सिमम आने वाली है। करंट ज्यादा है मतलब पावर इसको ज्यादा मैक्सिमम मिलेगी, जो सिग्नल की पावर स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा रहेगी, तो इट इज एक्सेप्टर सर्किट, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है। अब इसका उल्टा कंसेप्ट एक और है, ठीक है, इसके ऊपर और आते हैं, एक साथ में जो है ना यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस को भी डिस्कस किया है, चले आप पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये जो सिंपली रेजोनेंस बोलेंगे वो सीरीज रेजोनेंस होता है। अब पैरेलल रेजोनेंस की बात करते हैं, तो पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है कि भाई ये L और C दोनों जो है ना एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके, LC सर्किट पैरेलल होते हैं, पैरेलल रेजोनेंस। तो इसमें क्या है, तो देखो ये इंडक्टर और ये एक कैपेसिटर, ये दोनों पैरेलल होते हैं और यहाँ पे जो है ना एक AC सोर्स जो है वो लगा होता है। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे अब जो है ना देखो पैरेलल सर्किट है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है ना उल्टा होता है। ठीक है, सो नेट जो ससेप्टेंस, ओके, यहाँ पे क्या होता है, इसका उल्टा होता है, रिएक्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ याद रखो इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ये मैक्सिमम होता है। ओके, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात आप सीरीज रेजोनेंस में ऐड कर सकते हैं कि हमने बोला प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि भाई वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो फाई की वैल्यू 0 हो गई तो cos फाई 1 हो जाता, मतलब पावर फैक्टर इज यूनिटी। ठीक है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, याद रख लो। इंपीडेंस मैक्सिमम, करंट मिनिमम, करंट मिनिमम, तो ये बिल्कुल जो है ना इसका उल्टा होता है। ग्राफ अगर देखेंगे तो ग्राफ इसके बिल्कुल अपोजिट में आएगा। देखो यहाँ पे करंट मिनिमम हो जाएगा तो ये जो है आपको इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे ये इस तरह से आएगा।
ग्राफ उल्टा हो जाएगा। बस इतना ही जो है आपको बोर्ड के अंदर इसको डिस्कस किया है। अब इसके बाद देखो जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, ओके, क्वालिटी फैक्टर, ओके, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लेकिन एक दो पॉइंट उसको भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ओके, चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या जिसको क्वालिटी फैक्टर बोल के डिस्कस किया है, उसके एक दो फॉर्मूले आप याद रख लेना, ठीक है। चलो क्वालिटी फैक्टर, ओके, क्या लिखेंगे हम यहाँ, क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू फैक्टर, नेक्स्ट पॉइंट क्यू फैक्टर, ओके। तो देखो ये जो है ना कितनी शार्प, मतलब उसकी जो है ना जो है बैंड रहेगी, ओके, मतलब सिलेक्शन जो है, ओके, फ्रीक्वेंसी का जो सिलेक्शन है वो कितना शार्प रहेगा, ये जो है इंडिकेट करता है। तो इसका सिंपल सा, जैसा अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे, Q इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या है कि भाई वो रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी है जिसपे कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंट जो है ना अच्छे से वर्क करता है, जैसे रेडियो है, ठीक है, या टीवी है, तो वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से जिन फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है, ओके, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो सिंपली दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ये, ओके, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे जो है ना अगर एक फिगर जैसे अभी हमने यहाँ ड्रॉ की थी इस तरह से, मैं सीरीज वाले पे आता हूँ, ये इस तरह से, तो देखो ये जो है ना यहाँ पर, तो इसका जो परफॉर्मेंस है ना ये √2 टाइम्स जो होता है करंट की वैल्यू, ये जो है मैक्सिमम, और ये जो है ना Im/√2, आपको इतना ही मेंशन किया। एक्चुअली ये हाफ पावर पॉइंट्स होते हैं, हाफ पावर के ऊपर करंट कितना होता है, Im/√2 होता है मैक्सिमम का, मैक्सिमम पावर का हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो ये जो दो फ्रीक्वेंसी, ये तो FR है, इसको F1 बोला जाता है, इसको F2। तो ये जो बैंडविड्थ है दैट इज वी आर हैविंग F2 माइनस F1, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। इससे हटके अगर देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये जो है ना देखो पावर बहुत कम होते चले जाती है, ओके, पावर बहुत कम होते चले जाती है। आखिरी जो पॉइंट है, ओके, ये समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रख लो, ये कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट है, ओके, लास्ट जो पॉइंट है वो है, ओके, चोक कॉइल। तो चोक कॉइल क्या होती है, ओके, चोक कॉइल, देखिए हम जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं उससे जो है एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है। तो कॉइल अगर यूज करेंगे तो उससे क्या होता है कि भाई एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन अगर हमको कंट्रोल, करंट को कंट्रोल भी करना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम चोक कॉइल यूज करते हैं। तो चोक कॉइल में क्या होता है कि हम जो है ना ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो एल होते हैं ना, इट इज वेरी स्मॉल, ओके, आर इज वेरी स्मॉल, ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, इसकी जो अपोजिशन होती है, ओके, आर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सएल। तो इसको हम जो है चोक कॉइल कहते हैं। ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। और क्यों, तो हम इसको यूज करने से जो है पावर लॉस या एनर्जी लॉस नहीं होती, क्योंकि ये बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये जो है आपका लास्ट पॉइंट था। यहाँ पे जो है आपका जो पूरा सिलेबस है एसी का, सारे जो टॉपिक्स या जो फॉर्मूले बनते थे वो सारे हमने कवर कर लिए, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।